हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का अब मैं 4th लेक्चर आपके साथ ले रहा हूं और मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, इसका जो है फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे, तो आप बुक्स में से आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने एक रिएक्शन लेट कर ली बच्चों, ध्यान देंगे इस बात पे। मैंने रिएक्शन लेट करी एक कैपिटल ए इजकल टू प्रोडक्ट, ध्यान देंगे इस बात पे। ठीक है ना। मैं एक रिएक्शन मैंने लेट कर ली कैपिटल ए इजकल टू प्रोडक्ट। अब मुझे करना क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताना है। मैं आपको पहले बता दूं कि डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसका कोई भी रिएक्टेंट या उसकी कोई कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, या उसकी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं आती, या यूं कह दीजिए उसकी कंसंट्रेशन की पावर 0 होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या शून्य कोटि की अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना। कहने मतलब शून्य कोटि की अभिक्रियाओं में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्ट कांस्टेंट होता है, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, मेरे पास है ए इजकल टू प्रोडक्ट। देखो बहुत बारीकी से मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, उसे जरा ध्यान से समझना। ठीक है ना। ए मेरे पास रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है मेरे पास। ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, एट इनिशियल, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख दे रहा हूं, है ना, जिससे आपको क्लियर भी हो जाएंगी चीजें। तो मेरे पास क्या है, ए इजकल टू प्रोडक्ट, और मैं यहां इनिशियल पर बात करूं एट इनिशियल। ठीक है ना। तो याद रखना इनिशियल का मतलब टाइम इज 0, टाइम अभी 0 है। टाइम अगर 0 है तो इसकी मैंने इनिशियल अमाउंट स्मॉल ए और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए डैश मान ली। ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट है मेरे पास उसकी कंसंट्रेशन या कोई अमाउंट आएगी नहीं, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। लेकिन अगर मैं बात करूं आफ्टर टी टाइम, तो आफ्टर टी टाइम बात क्या होगा, प्रोडक्ट है वो कितना मिला x, और x किस में से माइनस हुआ होगा, a में से a माइनस एक्स, और जिसकी कंसंट्रेशन को मैंने a मान लिया। ठीक है ना। ये ऐसा कर लो आप, इनिशियल को हाँ a नोट, इसे मैंने a मान लिया। ठीक है ना। तो फिर दोबारा बता रहा हूं, मैंने एक रिएक्शन लेट करी उसका प्रोडक्ट। अब मैंने क्या करा, इनिशियल में t इजकल टू 0, तो इसकी इनिशियल अमाउंट प्रारंभिक मात्रा a मान ली और प्रारंभिक सांद्रता a डैश मान ली, तो प्रोडक्ट 0 हो गया बच्चों। ठीक है ना। अब क्या करा, आफ्टर टी टाइम के बाद a माइनस एक्स कब हुआ, जब हमारे पास x प्रोडक्ट बना, भाई x a में से तो माइनस होगा ना, और उसकी कंसंट्रेशन को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। ठीक है ना। अब मैं इसमें रेट लॉ लगाऊंगा। ठीक है। तो बाय रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ क्या कहता है बेटा, जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया होगा, आप देख लेना उसको। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आप जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का मतलब समझ रहे हैं आप, आपके पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन मतलब आपके पास जो है पावर 0 होगी इसमें। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रेट इजकल टू के कांस्टेंट आ जाएगा, और a टू दी पावर 0। देखो a की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो रेट आपका कितना आ गया, k आ गया, कांस्टेंट आ गया। रेट को या तो आप इंस्टेंटेनियसली देखो या फिर एवरेज के हिसाब से देखो। मैंने आपको एक चीज बताई होगी अपने पहले लेक्चर में कि हम हमेशा जो रेट को इंस्टेंटेनियसली देखते हैं। ठीक है ना। बहुत ही रेयर केस है, अगर कोई लिख कर ही आ जाए एग्जाम में तब बात अलग है, लेकिन हम इंस्टेंटेनियसली देखेंगे। तो इंस्टेंटेनियसली अगर रेट बनाओगे तो हो जाएगा dA अपॉन dt। भाई हमारे पास रिएक्टेंट है ना, तो dA अपॉन dt, साइन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए साइन आता है माइनस का, प्रोडक्ट के लिए आता है प्लस का, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करते हैं। तो ये आ गया k, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है। थोड़ा सा इसे मैं सेपरेट कर लेता हूं बच्चों, ध्यान देंगे, यहां तो देख लीजिए आप। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, माइनस के dA इजकल टू के इंटू क्या आ जाएगा dt। कोई दिक्कत नहीं आता, समझने की कोशिश करना। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास एक डिफरेंशिएशन फॉर्म होगी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो माइनस के dA इजकल टू के इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt। यहां तक देखिए। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अब क्या होगा देखो समझो भाई, इसका इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा, खाली आपके पास क्या आएगा a,
और इधर इंटीग्रेशन डिफरेंस खाली टी और एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा सी। आपको बता दूं सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या होता है? समाकलन नियतांक होता है, आप मैथ में आपने पढ़ा होगा जरूर। अब मुझे वैल्यू निकालनी है सी की। देखो बच्चों बात सुनो, सी एक अपना में क्या है? नियतांक है और कांस्टेंट है। नियतांक या कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा हम स्टेबल कंडीशन पर निकालते हैं, वेरिएबल कंडीशन पर नहीं निकालते। रिएक्शन स्टेबल कब हुई होगी? या तो वो कंप्लीट होने के बाद रुकी होगी रिएक्शन, या वो रिएक्शन चलने से पहले रुकी हुई होगी। बात समझ रहे नहीं? बीच में तो रिएक्शन वेरिएशन कर रही होगी ना, परिवर्तन कर रही होगी। तो रिएक्शन का मैं पहला जो कंडीशन है वो पहली वाली ले रहा हूं। तो फॉर द वैल्यू ऑफ सी, सी के मान के लिए आप क्या करेंगे? इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। तो इनिशियल में टाइम क्या था? 0 और बेटा ए क्या था? ए डैश। बात नहीं मानते नहीं इस बात को? ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखो। तो ए की जगह क्या रखोगे आप? ए डैश, और के टी की जगह 0 और प्लस के सी, तो सी इक्वल टू आ गया माइनस के ए डैश आ गया, सॉरी ए डैश। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं इसे थोड़ा सा हटा दे रहा हूं यहां से। ठीक है, ए यहां से हटा दे रहा हूं, ध्यान देंगे। ठीक है, देखो बच्चों बात सुनो, अब सी की वैल्यू को मैंने फिर दोबारा इस इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा? माइनस के ए इक्वल टू के टी, और ये आ जाएगा माइनस के ए डैश। कर सकते हैं इसको? बेटा ए को इधर ले आओ, तो माइनस का ए डैश जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए डैश, और ये माइनस ए ऑलरेडी था, इक्वल टू कितना हो गया? के टी, या के टी इक्वल टू कितना आ गया? ए डैश, सॉरी ए डैश माइनस ए, के इक्वल टू कितना आ गया? ए डैश माइनस ए अपॉन कितना आ गया? टी। देखो सांद्रता के पदों में ये यूं कह दो, इन कंसंट्रेशन टर्म्स में फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप अमाउंट की फॉर्म में बनाओ तो अमाउंट की फॉर्म में कैसे बनाएंगे? ध्यान देंगे जरा। ठीक है ना, एक मिनट। तो यहां से क्या आएगा बच्चों? देखो ध्यान दो जरा। अब आपके पास ये तो है ही, अब इसकी आप अमाउंट वैल्यू रख दीजिए। तो के इक्वल टू ए डैश की जगह क्या रखोगे? ए माइनस ए की जगह क्या रखोगे? ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स अपॉन कितना आ जाएगा? टी। कोई दिक्कत यहां तक? तो के इक्वल टू कितना आ गया? देखो सही करो इसको, ए माइनस ए अंदर आ गया प्लस, माइनस माइनस प्लस अपॉन कितना आ गया? टी। ए से ए कैंसिल, के इक्वल टू आ गया एक्स अपॉन टी। ये आपके पास हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया बच्चों? एक फॉर्मूला आ गया। देख लीजिए इसको एक मिनट। ठीक है, अब मैं इससे आगे देखो एक चीज आपको और बता दे रहा हूं, इसको हटा दिया मैंने यहां से। हाँ भाई देखो सुनो, इसमें एक्चुअली होगा क्या बच्चों कि के इक्वल टू एक्स अपॉन टी है। ठीक है ना, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, मेन चीज हमारे पास क्या होगा कि अगर मुझे हाफ लाइफ पीरियड निकालना हो, अर्धायुकाल, तो मैं आपको बता दूं पहले हाफ लाइफ पीरियड होता है क्या एक्चुअल में, कि अगर किसी भी प्रोसेस की आधी प्रोसेस, जो एक कंप्लीट प्रोसेस है उसकी आधी प्रोसेस जितने समय में होती है उसको हम उसका हाफ लाइफ पीरियड या अर्धायुकाल कहते हैं। हाफ लाइफ पीरियड को ऑब्वियसली टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। तो इस अगर मैं हाफ लाइफ पीरियड के लिए बात करूं इस पर तो जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सॉरी प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाएगा? हाफ। ध्यान दो, अगर प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाए तो जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में वैल्यू जब आप रखोगे तो के इक्वल टू कितना होगा बच्चों? एक्स की जगह तो ए बाई 2 आ जाएगा और टी की जगह क्या आ जाएगा? टी हाफ। कोई दिक्कत यहां तक? तो के इक्वल टू कितना आ गया? ए अपॉन 2 इंटू टी हाफ। ध्यान दो, टी हाफ को इधर ले आओ, तो टी हाफ इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन 2k। बेटा 2k क्या है? कांस्टेंट है भाई, के तो कांस्टेंट है, 2 नंबर है तो नंबर भी कांस्टेंट होते हैं। तो जब आप कांस्टेंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल ए। तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करता है इसके इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के। तो hence it is clear that the half life period of zero order reaction is directly proportional to amount of initial of reactant। ठीक है ना, इसका मतलब हिंदी में आपको बता दूं कि अभिक्रिया जो जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, उसका अर्धायुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जो है फाइन कर लेंगे, इसको तैयार कर लेंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।